एक करके हल करेंगे। आगे प्रश्न क्रमांक 6 से, तो प्रश्न क्रमांक 6 से आइए हल करेंगे। तो आइए प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दे रखा है, ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। यह प्रश्न मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसा प्रश्न पेपर में आएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। आइए यह प्रश्न आपको स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 जो दे रखा है, यह पेपर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वर्ष 2026 में आने की फुल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आएगा। ये आप मान लीजिए। आपके बुक में जो प्रश्न दे रखा है वो HCF लिखा हुआ 306 और 357 ऐसा कुछ लिखा हुआ जो कि 9 दे रखा है। तो वो आपकी बुक में क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा चेंजेस करके दिया गया है और पूछा गया है HCF याद कीजिए। तो उसमें भी ऐसे सेम प्रश्न है, आप फर्स्ट अध्याय निकाल करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो मैं इस प्रश्न का सलूशन हल करवा रहा हूं, ध्यान से सॉल्व करना। तो मैं लिख रहा हूं सॉल्व। दिया क्या है तो लिख दीजिए दिया है। क्या क्या दे रखा है प्रश्न में तो आप नोट कर दीजिए। तो दिया है, क्या दिया है, HCF दे रखा है। तो HCF क्या दे रखा है, HCF कितना दे रखा है, तो किनका दिया है 156 और 132 ये दे रखा है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है HCF एवं LCM ज्ञात करने का फर्स्ट अध्याय से। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा फर्स्ट अध्याय से। और मान करके चलेंगे कि माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या क्या निकल जाएगी। तो इसमें 2 संख्या दी हुई है, तो पहली संख्या मान करके चलेंगे 156 जो कि दे रखा है। दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या निकल के आएगी जो, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो आपके प्रश्न में दिया ही रहेगा 132 है। तो 132 मैंने लिख दिया। यदि और क्या दिया हो तो ये दे रखा था HCF कितना दे रखा था, तो 12 दे रखा था, तो 12 मैंने लिख दिया। अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात हमें करना है, क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो किनका ज्ञात करना है, तो आप लिख दीजिए LCM किनका ज्ञात करना है, तो 156 और 132 का LCM ज्ञात करना। तो आइए हम हल करते हैं। तो हमें करना क्या, आपको पेपर में इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यदि आपको, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो आप प्रश्न छोड़ करके आ जाएंगे, इसलिए वही चीजें लिखना है। मैं अभी इसके बाद बताऊंगा कि आपको क्या क्या लिखना है, पर एक एक करके ध्यान से सुनते जाइए। 156 का फैक्टर कर लीजिए। तो 156 यदि अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 2 से आप कट कर दीजिए, 2 से विभाजित हो जाएगा 7 बार में, 1 बचेगा तो 8 आ जाएगा, 78 हो जाएगा। और जब फिर 2 का भाग चला जाएगा 3 बार और ये आएगा 39। इसके बाद 3 से कट कर देंगे तो 39, फिर 13 से कट कर दीजिए तो 1 आएगा। फिर इसके बाद आपको 132 के फैक्टर निकालने, तो 132 के फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से कट कर दीजिए, 2 6 12 और 2 6 12, फिर 2 से कट कर दीजिए तो निकल के आएगा 33 और फिर 3 से कट कर दीजिए तो आएगा 11 और फिर आएगा 11। ये आपके फैक्टर हो गए। तो आपको क्या करना, क्या है, फैक्टर तो नहीं निकालना है, सिंपल सा आपको फैक्टर नहीं निकालना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये फैक्टर नहीं निकालना है, मैंने खाली निकालता नहीं बता रहा हूं सर, आप डायरेक्ट निकालना है आपको। कैसे, सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा, क्या होता है, LCM या क्या HCF और गुणे LCM जो होता है सूत्र, और पहली संख्या यहाँ लिखेंगे, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, जो है दूसरी संख्या आप मान रख दीजिए, आपको उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। LCM कितना दे रखा था, 12 दे रखा था। LCM ज्ञात करना, तो LCM लिखा ही रहने दीजिए। और पहली संख्या क्या निकल के आई थी, तो 156, दूसरी संख्या 132 थी। आप सिंपल सा कट कर दीजिए, जो कट हो जाए। आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, इसमें 2 से कट कर दीजिए। तो मैं पेन चेंज कर दूं, जी हाँ लीजिए, कट करना, 2 से कट कर दूं तो 2 से यदि कट करूंगा तो 6 आएगा, 2 6 12। यदि इसे भी 2 से कट कर दूं तो ये हो जाएगा 2 6 12 और 2 6 12 66 आ गया। फिर मैं सिंपल से कट कर सकता हूँ 2 से, तो 2 दूनी 2 3 6 और इसको आप 2 से कट कर दीजिए तो 33 आ जाएगा। फिर 3 से कट कर दीजिए, 3 का 3 और फिर इसको 3 से कट कर दीजिए तो 11 आ गया, सिंपल सा। अब क्या करना है, हमें LCM चाहिए, तो LCM बराबर जो बचा क्या, 156 बचा था हमारा और 11 बचा था, 11 का सिंपल से गुणा कर दीजिए, LCM प्राप्त हो जाएगा। तो 11 का गुणा क्या करना है, कर दीजिए। 11 का आप गुणा कीजिए, 11 6 66, हासिल 6 बचा कैरी। इसके बाद 11 5 55, 55 में आप जोड़ दीजिए 6 तो निकल के क्या आएगा, 61 आएगा। तो 1 और हासिल 6, 11 का 11 और 11 6 17, 1716 LCM निकल के आएगा, जो कि यही पूछा गया था कि आप LCM बताइए।
तो अब यदि अगर आप, क्योंकि आपके बुक में जो प्रश्न दे रखा है जिस तरीके से हल करवाया गया इस मेथड से हल करवाया गया, ना कि आपको इस मेथड से हल करवाया गया, इस मेथड से आपको हल नहीं करना। यदि आप एलसीएम निकालना चाहें तो इससे आप निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इतना ही आएगा। कैसे? आप जोड़ा बन रहा है तो एक जोड़ा बन गया, दो का तो दो ये हो गया, इसके बाद एक जोड़ा ये बन गया, दो का तो एक दो ये हो गया, फिर इसके बाद एक तीन पे जोड़ा बन गया तो एक तीन हो गया, फिर इसके बाद क्या 13 और 11, तो 13 और 11 के आप गुणा कर लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए, तो देखो 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो 12 ये हो गया मल्टीपल। अब सिंपल सा 11 को गुणा कर दीजिए 13 तो 11 3 33 और 33 की 3 यहाँ से 3, 11 का नाम 11 और 11 3 14, 100 हो गया 43, 12 मल्टीपल कर दीजिए सिंपल सा तो उत्तर निकल के आ जाएगा 12 3 36 के 6 यहाँ से 3, इसके बाद 48 48 और 3 जोड़ दीजिए तो बनाएगा हासिल 5, इसके बाद 12 12 5 17, 17 से 16 आ रहा, 17 से 16 इसमें भी आ रहा, पर आपको इस मेथड से प्रयोग नहीं करना है क्योंकि आपकी बुक में इस मेथड का उपयोग किया गया है 10th क्लास में, ध्यानपूर्वक से देख लीजिए, ऐसा हल करना है। आइए हम प्रश्न क्रमांक 96 के उदाहरण में जो प्रश्न दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिए ताकि वीडियो कैसी लगे, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों का समाधान कर सकूं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 के अध्ययन दे रखा, समझाइए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 दे रखा है एक भाज्य संख्या क्यों है, ये बताना। तो प्रश्न में दे रखा है यहाँ पर अथवा नंबर है तो लिखेंगे अथवा, अथवा नंबर का प्रश्न है, इसको हल करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है आप नोट कीजिए, देखते जाइए। क्या दिया है? तो एक संख्या दी हुई है, तो संख्या क्या दे रखी है तो नोट कर दीजिए, संख्या बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में दे रखा है 13, जो कि आप देख पा रहे हैं इनमें से 13 दोनों में, ये गुणे में पूरी संख्या टोटल है और ये प्लस के बाद 13 लिखा हुआ है। इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 13 निकल के आ रहा है तो 13 ले लीजिए और शेष संख्या को कोष्टक के अंदर उभयनिष्ठ 13 निकल के आया, कॉमन लिए तो बचा 1 प्लस की जगह भी 1 बचा। तो इनमें से आपका जो हल निकल के आएगा तो ये 13 क्या उभयनिष्ठ है, गुणनखंड है, आप मल्टीपल कर दीजिए 77 और ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, तो 78 जे। अब इसमें आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? 13 एक उभयनिष्ठ है, क्या है 13 एक उभयनिष्ठ है, तो ये कोष्टक में लिखे दे रहा हूँ 13 उभयनिष्ठ संख्या है, क्या है? उभयनिष्ठ संख्या है, जी हाँ उभयनिष्ठ संख्या है। अब यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अब यहाँ पर लिखेंगे अतः के रूप में, अतः दी गई संख्या में 13 एक उभयनिष्ठ संख्या है, उभयनिष्ठ संख्या है जो कि हम कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है। इस तरह आपको हल करना है। दी गई संख्या में 13 एक उभयनिष्ठ संख्या जो कि हम कह सकते हैं कि एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपका हल हो गया प्रश्न क्रमांक 6 का। आइए हम अगला प्रश्न क्रमांक 7 लेकर के आ रहे हैं। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7 आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है प्रश्न क्रमांक 7, ये है, देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 को हमें हल करना है। प्रश्न क्रमांक 7 दे रखा है, क्या दे रखी है? एक एपी श्रेणी दे रखी है। एपी श्रेणी क्या दे रखी है? 4 9 14 19 का कौन सा पद 124 है? कौन सा पद 124 है? आप उस पद मतलब यह का मान निकालना है, आपको यह का मान फाइंड करना है, पता है क्या दिया है तो लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है? एपी श्रेणी एक दे रखी है, एपी क्या दे रखी है तो लिखा 4 9, फिर इसके बाद 14, फिर दे रखा 19 डैश, पूछा क्या गया है कौन सा पद 124 होगा, तो आप इससे आप लिख लीजिए क्या इस एपी श्रेणी में आप देख पा रहे हैं प्रथम पद क्या निकल के आ रहा है, प्रथम पद निकल के आ रहा है हमारा 4 और इसके पश्चात
सार्व अंतर क्या निकल के आ रहा है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकल के आ रहा है, देख पा रहे हैं आप। सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो 9 - 4, इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 5 निकल के आएगा सार्व अंतर हमारा। इसके पश्चात और क्या दे रखा है, तो आप देख पा रहे हैं an, मतलब हमारा दे रखा है टोटल पद an, जे दे रखा है कितना 124 दे रखा है, या क्या है इसी को हम यल भी लिख देते हैं, दोनों 124 दे रखा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या, मतलब कौन सा पद 124 है, तो ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना, सिंपल सा। तो आइए अब हल करते हैं, अब हल करते हैं, देखते जाइए एक एक करके। तो शुरुआत करते हैं, क्या करना है, n पद का सूत्र लगाना है आपको। तो n पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जे होता है। आप मान रख दीजिए क्या है, 124 दे रखा है, an का मान निकल के l का मान वही एक ही कहलाता है, 124 हमने लिख दिया। a का मान क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, जो कि अभी हमने प्रथम पद निकाला ही था। पदों की संख्या निकालना है, n का मान तो n लिखा ही रहने दीजिए, इनटू में गुणा का निशान लगा दे रहा हूं। सार्व अंतर कितना निकल के आया था, 5 निकल के आया था। इसके पश्चात 4 को पक्षांतर कर दीजिए तो इस तरफ आ जाएगा, तो 124 - 4 बराबर इस, अब बचा क्या हमारा, 5 को मल्टीपल कर दीजिए तो 5n। या इसके पश्चात करिए कि ना करना कर दीजिए तो ठीक है, ना करेंगे तो ठीक है। तो हमारे अंदाज से आप ना कीजिए, कोष्टक n-1 ऐसा ही लिखे दे रहा हूं, क्योंकि पक्षांतर करें भाग में चला जाएगा, कट जाएगा। घटाएंगे तो 120 निकल के आएगा बराबर 5 और n-1 ये बचा। 5 का पक्षांतर कर दीजिए तो बचेगा हमारा क्या, n-1 बचेगा। इस तरफ जाएगा तो 120 बटे में आ जाएगा 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, अब देख करके देख लीजिए, 5 × 10 2 बार गया, बचा क्या, 2 बचा, तो 4 बार जाएगा, 5 × 20। अब n का मान निकालना है तो 1 उस तरफ ले जाइए, तो ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का, तो ये 25 आ जाएगा। तो n का मान प्राप्त हो गया। कहा क्या गया था, कौन सा पद 124 होगा, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 25वां पद 124 होगा, ये आपको लिखना है। इस तरह आपको हल करना था। चलिए अगला हम प्रश्न आगे, प्रश्न 7 के अथवा में दे रखा है एक की श्रेणी दे रखी है, का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो चलिए हल करते हैं, करना है हमें। प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा में क्या दे रखा है, तो आप देख पा रहे हैं, दिया है एक द्विघात बहुपद दे रखा है जिसके शून्य का अल्फा और बीटा है। हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो एक एक करके हम कर पा रहे हैं। तो लिखेंगे, दिया है क्या क्या दे रखा है, आप नोट कर दीजिए, एक बहुपद दे रखा है। तो बहुपद क्या दे रखा है, तो आप लिख दीजिए बहुपद क्या दे रखा है, x² प्लस दे रखा है 2x और +3 दे रखा है, जिसके शून्य अल्फा और बीटा। समीकरण 1 नाम दे दीजिए, आप लिख दीजिए समीकरण 1 की समीकरण 1 की व्यापक समीकरण क्या होगा, तो व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना करने पर तो abc के मान प्राप्त हो जाएंगे। a का मान क्या निकल के आएगा, a का मान 1 निकल के आएगा, b का मान निकल के क्या आएगा 2 आएगा और c का मान 3 निकल के आएगा। अब आपको शून्यों का योगफल निकालना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है सवाल में, जे दे रखा है, तो आपको शून्यों का योगफल निकालना है। तो शून्यों का योग निकालना है आपको। तो शून्यों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a, माइनस और b का मान क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो ऑप्शन पर से 2 लिख दीजिए, 1 से अपॉन से भाग दे दीजिए, a का मान 1 है, आप देख पा रहे हैं। आप भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा -2। अब आपको निकालना शून्यों का गुणन, अब शून्यों का गुणन क्या होता है, तो अल्फा गुणे बीटा होता है, अब बराबर c/a होता है।
तो सी का मान क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। ए का मान दे रखा 1, भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, 3 निकल के आएगा। अब आपको सिंपल सा हल कर देना है। क्या हल करना है, तो आपको मान रखना है। कौन सा मान रखना है, तो ये जो मान दे रखा है इसमें आपको पुट कर देना है। क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये आपको मान रख देना है। तो इसके बाद आप मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल रहा था, योगफल का मान कितना निकल गया था, -2, तो -2 रखिए, पावर में 2 लिखा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आया था, 3 निकल के आया था। तो आप 3 रख दीजिए गुणे के रूप में, आप मल्टीपल कर दीजिए, 2 दूनी होता है 4, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो निकल के आएगा -2, जो कि यही आपका उत्तर होगा। ये प्रश्न क्रमांक 8 के अध्याय का हल हमने पूर्ण रूप से किया है। आइए हम अगला प्रश्न क्या क्या दे रखा आप नोट कर लीजिए। तो प्रथम पद आप निकाल लीजिए। प्रथम पद ए का मान क्या निकल के आएगा, तो 3 निकल के आएगा। सार्वंतर निकल के आएगा, सार्वंतर क्या निकल के आएगा, तो डी का मान क्या निकल के आएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, तो दूसरा पद 15 दे रखा, पहला पद 3 दे रखा है, घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। और क्या कहेगा हमें, अब सीधे आप प्रश्नानुसार डाल दीजिए, प्रश्नानुसार डाल करके हल कर दीजिए। प्रश्नानुसार, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा डिटेल में हल नहीं करना है। कहा गया है, क्या कहा गया है, कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है, तो nवां पद होगा जो कि 132 अधिक होगा। तो यहाँ से हम an बराबर कौन सा पद 94वां पद, तो a 53 और प्लस d कर देंगे, 32 132 कर देंगे। ये है जो दे रखा, अधिक कह रहा है कौन सा पद, तो nवां पद 94 पद से, तो यहाँ पर 54 लिखना था, सॉरी 54 पद से 32 अधिक है, तो मैंने 54 पद से 132 अधिक कर दिया, 132 अधिक है, सॉरी 132 अधिक कर दिया। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर में 54वां पद क्या आ गया, तो a प्लस 53d आप लिख दीजिए, 53d कर दीजिए और प्लस 132, जैसे सिंपल सा आप मान रख दीजिए, हल कर दीजिए। a का मान क्या 3 था, तो 3 रख दीजिए। n का मान निकालना है, तो पदों की संख्या बताना कौन सा पद होगा, तो जो 54 पद से 132 अधिक है, तो d का मान कितना आया था, तो 12 निकल गया था, 12 लिख दीजिए। a का मान 3 लिख दीजिए, 53 और गुणे में d सार्वंतर जो क्या दे रखा था, सार्वंतर दे रखा था 12, तो 12 कर दीजिए, 132 अधिक कह रहा था तो अधिक कर दीजिए। अब आप सिंपल सा हल कर दीजिए, एक एक करके हल कीजिए, क्योंकि आप अभी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं n का मान निकालना, तो n इस तरफ ही है, इस तरफ n का मान है ही नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए कि बाकी सब पद को उठाकर उस तरफ ले जाइए, तो इसको बार रखे रहिए n-1 और गुणे में 12, 3 को उस तरफ ले जाइए, तो सिंपल सब 3 और ये आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा। आप गुणा कर दीजिए, 12 का मल्टीपल कीजिए 53 में, 12 3 होता है 36 की 6 हासिल 3 और 12 5 60 और 60 और 3 हो जाएगा 63, जो होगा 636 आ गया। अब इसके पश्चात 132 लिख दीजिए, आप सिंपल सा जोड़ दीजिएगा 132, सॉरी जो हो गया। आप मल्टीपल अभी न कीजिए, n-1 ही लिखा रहने दीजिए, साथ यहाँ पर जोड़ने घटाने से कोई संख्या 12 से डायरेक्ट कट जाए, तो ये 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 4 कट कर दे, 4 घटाए तो 0 आएगा। इनको जोड़ दीजिए सिंपल सा, 6 2 8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 और 3 ये 6 ये हो जाएगा और 6 1 7 768 आया। आप सिंपल सा कट कर दीजिए, 12 6 होता है 72, आप देख पा रहे हैं, और 12 से कट कर देंगे, 12 से भाग चला जाए, 12 6 72, बचा क्या आपके पास 4 बचा 48 आ जाएगा 64, और इधर से n-1 बराबर हो जाएगा 64, n का मान चाहिए तो n बराबर हो जाएगा, ये एक उस तरफ चला जाएगा तो 64 में जुड़ जाएगा 65 हो जाएगा, तो n का मान निकल के आया है 65। पूछा क्या गया था, कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा, तो अतः के रूप में लिखेंगे, अतः 65वां पद 94 पद से 132 अधिक होगा, जे आपको उत्तर में लिखना है, अधिक होगा जे, ये है उत्तर आपका। इस तरह आपको हल करना था। आइए प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा क्या है, चलिए हल करते हैं।
स्लाइड को थोड़ा सा 8वां प्रश्न क्या हो गया आपका देखते हैं। जय प्रश्न क्रमांक 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, प्रस्तुत हो गया, ये देख लीजिए, ये देखिए। अब इसके पश्चात आपको 8वें प्रश्न को हल करना है। हल करना तो दिया क्या गया है, लिखा द्विघात बहुपद दे रखा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, पेन चेंज कर दूं, कलर चेंज कर दूं, लिख रहे थे, लिखिएगा दिया है, क्या क्या दिया है आप नोट कर दीजिए। जे आपको सर्वप्रथम डालना ही डालना है 100%। तो आप द्विघात बहुपद दे रखा है, तो बहुपद आप px बराबर मान करके चलिए, क्योंकि x चर में बहुपद है इसलिए मैंने x दे रखा है 2 और x स्क्वायर और प्लस x माइनस 6 दे रखा है। तो ये आपको लिख देना है। सिंपल सा आपको करना क्या, फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर क्या करना है, सभी के गुणनखंड के रूप में। तो इस द्विघात बहुपद के व्यापक समीकरण से तुलना करो। व्यापक समीकरण होता क्या है, तो व्यापक समीकरण होता है, क्या होता है, ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c, इसमें यदि तुलना करें तो abc के मान निकल जाएंगे। 2 का मल्टीपल 6 के साथ करूंगा तो 2 6 12 हो जाएगा, 12 निकल जाएगा, उसके फैक्टर कीजिए। तो मान लीजिए 12 निकल गया है, तो 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि जोड़े तो x आए और गुणा करूं तो 12 x स्क्वायर आए। तो ऐसे कौन सी संख्याएं दो, तो आप देख पा रहे हैं कि इसके भी 2 फैक्टर निकालो तो 4 और 3 निकल जाएंगे। इन 4 3 में से जोड़ोगे तो आपको x चाहिए, तो जो कि पॉजिटिव है। इसका अर्थ यह है कि बड़ी संख्या होगी पॉजिटिव और गुणा में चाहिए माइनस का 6, तो माइनस का 6 चाहिए, तो आप दूसरी संख्या ऋणात्मक ले लीजिए, गुणा करेंगे दोनों का तो माइनस का 12 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमें यही चाहिए माइनस 12। फल पॉजिटिव चाहिए, यदि इसको जोड़ दूंगा ऐड कर दूंगा तो पॉजिटिव निकल के 1 आ जाएगा। जो आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो हमें 2 संख्याएं क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर और इधर आप लिख दीजिए 4x माइनस 3x और प्लस 6 माइनस 6 रखा, सॉरी ये पूरा मिट जाएगा यदि अगर मैं मिटाऊंगा। माइनस 6 ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, कॉमन ले लीजिए, दो दो के जोड़े बना लीजिए। तो आप इनमें से 2 जोड़ा, एक इसका और एक इसका जोड़ा बना लीजिए। सिंपल सा हल कर लीजिए। इनमें से जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, बाहर निकलता हो, आप निकाल लीजिए आसानी से। इसमें से एक 2 इससे निकल आएगा और एक 2 इससे निकल आएगा, x एक इससे निकल आएगा, एक इससे निकल आएगा, तो 2 और x निकल के बाहर आएगा। तो बचेगा क्या, इस स्थान पर एक x बचेगा और इधर इस स्थान पर एक 2 बाहर 4 से निकल आएगा, तो 2 4 यहाँ 2 बचेगा, 4 से एक 2 निकला है तो एक 2 बचा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव है बीच में साइन, तो आप इस तरफ भी पॉजिटिव चाहिए आपको, तो माइनस पहले कॉमन बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि माइनस हमें नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए बीच में, इसलिए पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था साइन, इसलिए यहाँ भी बीच में पॉजिटिव ही होगा। आप 3 बाहर निकाल लीजिए तो x बचा और माइनस निकाला तो प्लस बचा अंदर और 2 बचा अंदर। इस 6 से एक 3 बाहर निकाल लिए तो अंदर 2 बचा। अब आपको करना क्या है, इन 2 में से एक बार आपको लिखना है, इन 2 में से एक बार आपको लिखना है। तो क्या लिखना है, x और प्लस 2 लिखना है। आप देख पा रहे हैं दूसरे उसमें कोष्टक के अंदर इस बार 2x को लिख देना जरूरत है और इस बार साइन के साथ -3 को लिख देना। कि क्या निकल गया है, तो इस बहुपद के गुणनखंड निकल गया है। तो यहाँ पर लिखूंगा px के गुणनखंड, px के गुणनखंड, ये है गुणनखंड, ये क्या निकल के आए, गुणनखंड कौन से निकल के आए, तो x प्लस 2 निकल के आया। दूसरा है 2x माइनस 3, ये है px का गुणनखंड 2x और x प्लस 2 और 2x माइनस 3 है। अब आपको निकालना क्या, शून्य निकालना है। आपको कहा गया है प्रश्न में शून्य ज्ञात कीजिए, तो सिंपल सा आप हेडिंग डाल लीजिए, शून्य के लिए आपको हेडिंग डाल लेना, शून्य के लिए। तो जब भी शून्य के लिए कहा जाए तो जो आपके गुणनखंड निकल के आते हैं शून्य के बराबर आपको रखना है। तो करना क्या है, x प्लस 2 इसको भी शून्य के बराबर रख दीजिए, या का साइन लिख करके 2x और -3 को भी शून्य के बराबर लिख दीजिए। इससे क्या करना, 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो आपको बचेगा क्या, माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि x का मान 1 निकल के आया। दूसरा उस तरफ आप देखिए, इससे क्या हुआ, 2x और -3 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3 और x का मान निकालना है, ये गुणे से भाग में चला जाएगा, तो x का मान 1 निकल के इधर से आया। क्या निकल के आया, 1 और 2 और 1 निकल के आया -2। तो इस बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे क्या लिखना है हमें, अतः बहुपद
अतः बहुपद px के शून्य कौन कौन से हैं, -2 और 3/2 है। इस तरह आपको लिखना है, हल करना है, इस तरह आपको लिखना है। आप देख पा रहे हैं, समझते जाइएगा एक एक करके। आइए अगला प्रश्न है, क्रमांक 9 में क्या दे रखा है, तो आइए देखते हैं। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2/3 और 3/4 दे रखा है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व में आपको लिखना है, मान करके चलना है। लिखेंगे माना कि, क्या लिखना है, लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है तो हम मान करके जो दे रखा है, क्या दे रखा है, शून्यों का योगफल। आप देख पा रहे हैं शून्यों का योगफल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। तो आपको नोट करना है, क्या करना है, नोट करना है शून्यों का योग कितना दे रखा है। तो शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर में आपको ये लिखना 2/3। तो लिखेंगे 2/3, क्या लिखना है आपको, 2/3 लिखना है। तो आपको 2/3 ही नोट कर देना है, सिंपल सा। अब इसके पश्चात आपको करना क्या है, शून्यों का गुणन कितना दे रखा है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, तो 3/4 दे रखा है, आप देख पा रहे हैं। तो 3/4 को नोट कर दीजिए। इस तरह आपको हल करना है। अब क्या करना है आपको, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार आपको ये हेडिंग डालनी है। और इसके पश्चात आपको, आप जानते हैं सूत्र जानते होंगे, तो लिखेंगे सूत्र। क्या सूत्र जानते हैं, तो आप सूत्र जानते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं, क्या होता है, px, क्योंकि x चर में बहुपद को लेकर के चल रहे हैं, के स्थिरांक है, जहाँ कोष्टक लिखेंगे x² माइनस लिख देंगे और कोष्टक के अंदर, छोटे कोष्टक के अंदर लिखेंगे शून्यों का गुणन योग और कोष्टक बंद कर देंगे प्लस शून्यों का गुणनफल लिख दे रहा हूँ, कोष्टक बंद कर दीजिए। अब सिंपल सा, अब आपको करना क्या है, जो दे रखा हर में क्या दे रखा है, 3 दे रखा, 4 दे रखा, तो 3 4 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। 3 4 का एलसीएम तो कितना आएगा, 12 निकल के आएगा। अब जो 12 निकल के आया है तो आपको सिंपल सा करना क्या है, जो स्थिरांक माना है, केंद्र माना है स्थिरांक, तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, क्या लिखे दे रहे हैं, जहाँ के क्या है, स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है। स्थिरांक का मान हमें क्या रखना है, तो 12 रखना है। तो 12 नोट कीजिए, कोष्टक लगा दीजिए। सिंपल सा क्या दे रखा है, x², तो x² लिख दीजिए माइनस शून्यों का योग, तो आप अभी देख पा रहे हैं शून्यों का योग 2/3 लिखा है, तो 2/3 नोट कर दीजिए। इसमें मैं x लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नोट करना है। क्या नोट करना है, x का मान, तो आप यहाँ लिख दीजिए प्लस का साइन लगा के और x लिख दीजिए, सिंपल सा। ऐसे आपको लिखना, सॉरी गलती हो गया, उल्टा कर दिया, पहले x लिखना था, तो यहाँ पर आपको x लिखना है और फिर इसके बाद प्लस का साइन लगा देना है। हाँ, तो x का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, इसके बाद प्लस लगा दीजिए। शून्यों का गुणनफल कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है, तो 3/4 आपको नोट कर देना है। जैसे ही आप बना लिख लेंगे, इसके पश्चात आपको सिंपल सा हल करना है। 12 लिखा तो 12 लिख दीजिए, इसके बाद इनका एलसीएम ले लीजिए, किनके 3 और 4 का आपको एलसीएम लेना है। 3 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या निकल जाएगा, 12, कोष्टक बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर में संख्या के रूप में आप एक हर में लिख दीजिए, जो हो गया 12, 1 का भाग देंगे 12 बार जाएगा और ऊपर वाली संख्या के साथ मल्टीपल करेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा 12x² हो जाएगा। यदि अगर ऐसा ना करना हो तो आपको करना क्या है, सिंपल सा जो अंदर वाली है इसको अपना एलसीएम लेकर के डायरेक्ट आप जो 12 निकल के आया है आप उसका पूरे मल्टीपल कर दीजिए तो निकल के आंसर आ जाएगा। क्या 12 जो बाहर रखा है एलसीएम आया था, अंदर आप सभी संख्याओं के साथ गुणा कर दीजिए।
12 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा, 12x स्क्वायर। इसके बाद 12 को गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस 12 गुणे 2/3 और x लिखा है x लिख दीजिए, प्लस लिखा प्लस लिख दीजिए। 12 का 3/4 के साथ गुणा करेंगे तो 12 गुणे 3/4। अब आप सिंपल सा कट कर दीजिए, 3 से आप कट करेंगे 4 बार तो 4 ये हुआ, 4 का गुणा कट करेंगे 3 बार तो 3 ये हुआ। आप सिंपल सा मल्टीपल करके लिख दीजिए, द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। 12x स्क्वायर निकल के आया। इसके बाद आपको माइनस साइन लगा, माइनस साइन लिख दीजिए, 4 को गुणा 2 के साथ करिए, 4 दूनी 8 निकल हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा दीजिए, 3 और 3 को गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये आपका 9 प्राप्त हो गया। यह हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। यही हमें ज्ञात करना था। सिंपल सा सवाल था, इस तरह आपको हल करना है। यह सवाल पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपके बुक में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों में से यह प्रश्न हट करके है, क्योंकि सभी प्रश्नों में या तो आपकी सिंपल सी संख्या लिखी रहती है, तो कोई एक संख्या लिखी रहती है, दूसरी नहीं लिखी रहती है। इसके पश्चात ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अथवे का हल करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 के अथवे का हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 के अथवे में दे रखा है, इसमें मिटा रहा हूँ, सिंपल सा आप देख लीजिए। जे मिट गया। अब आइए प्रश्न क्रमांक 9 के अथवे का हल करेंगे। 9 के अथवे में हाथ दे क्या रखा है? लिखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग, शून्य को शून्य दे रखे हैं, योग नहीं शून्य दे रखे हैं, 5 दे रखा है और -7 दे रखा है, 2 आपको दे रखे हैं। तो इनसे आपको क्या करना? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मान करके चलेंगे, क्या मान करके चलेंगे? मान करके चलेंगे, माना कि द्विघात बहुपद लिखेंगे सॉल्व, SOLV सॉल्व दिया है। क्या दे रखा है वो आप नोट कीजिए। जे हमने नोट कर दिया। अब नोट करना है जो प्रश्न में दे रखा है, मान करके चलेंगे। माना कि द्विघात बहुपद, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है? तो द्विघात बहुपद के लिए मान करके चलना, तो px के रूप में आप लिख सकते हैं। तो px के रूप में आप लिख सकते हैं, तो लिखना क्या है px के रूप में? तो px बराबर में लिख दीजिए द्विघात बहुपद क्या? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, जो हमने मान लिया। समीकरण 1 नाम दे दीजिए, समीकरण 1 जिसके शून्य अल्फा एवं बीटा है। क्या है? जिसके शून्य, यहाँ पर आप लिख दीजिए जिसके शून्य अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, ये आपको लिखना है। समीकरण 1 नाम दिया था, ये है समीकरण 1 नाम दे दीजिए सिंपल से इसे, ये समीकरण 1 बार बार को हो रहा है, थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करूंगा। जे टिक जो लगी हुई है, जे है इसको मिटा दे रहा हूँ, जे हो गया। अब समीकरण 1 लिख दीजिए, इसको नाम दे दीजिए समीकरण 1, हमने नाम दे दिया। समीकरण 1 नाम दे दिया, बार बार क्लिक हो रहा है। वो बन ही नहीं रहा। समीकरण 1, चलिए कोई बात नहीं, हमने इसे समीकरण 1 नाम दे दिया, समीकरण 1। ठीक है, इसके पश्चात आपको करना क्या दे रखा है? शून्य दे रखे हैं, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है। तो जो हमने शून्य माने हैं इस बहुपद के अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 5 निकल के आएगा, और बीटा बराबर क्या मान करके चलना है? -7 मान करके चलना है। तो अब हमको निकालना है शून्यों का योगफल एवं गुणनफल। दूसरी विधि से हम इसको हल कर सकते हैं, इस मेथड से भी हम हल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना, क्या शून्यों का योगफल आप जानते ही हैं, तो लिखेंगे शून्यों का योगफल, शून्यों का योग क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब होता क्या है? तो -b/a होता है, आप जानते ही हैं। इसमें आप मान रखिए सिंपल सा, क्या अल्फा बीटा 5 और -7 है, तो यहाँ पर आप रख दीजिए, क्या रखना है? 5 और -7। अब इसके पश्चात -b/a हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा? -2 आएगा।
परमेय संख्या के रूप में लिख दीजिए एक अपनी तरफ से बटे में और माइनस बी अपॉन ए। इससे यदि अगर आप तुलना करें तो तुलना करेंगे तो ए बी के मान प्राप्त हो जाएंगे। माइनस से माइनस कट कर दीजिए। अब इसके पश्चात माइनस से माइनस कट कर दिए तो बी का मान क्या निकल के आएगा, बी का मान 2 निकल के आएगा और ए का मान अपन को 1 निकल के आएगा। इस तरह आपको हल करना है सिंपल सा। इसके पश्चात और क्या करना है, इसके पश्चात आपको सिंपल सा शून्यों का गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो इसके पश्चात इसको आप छोटा कर दूँ, थोड़ा सा इसको हल्का छोटा कर दूँ क्योंकि बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जो मैंने छोटा कर दिया, थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ। जी अब इसके पश्चात आपको करना क्या है, अब आपको इसके पश्चात ड्रा कर दूँ लाइन, जो सवाल है ना। इसके पश्चात शून्यों का गुणनफल निकालना है। शून्यों का क्या निकालना है, शून्यों का गुणनफल। तो गुणन लिखूंगा, गुणन कितना होता है, अल्फा गुणे बीटा होता है, जी आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो सी अपॉन ए होता है। तो शून्यों का गुणनफल, तो शून्य जो हमने माने थे अल्फा बराबर 5 बीटा बराबर -7, तो आप लिख दीजिए 5 गुणे -7 और इधर लिख दीजिए सी अपॉन ए। इनका मल्टीपल कर लीजिए तो माइनस का क्या आएगा 7 × 35 और अपनी तरफ से 1 लिख दीजिए परमेय संख्या के रूप में, क्योंकि सी अपॉन 1 परमेय संख्या में लिखी हुई है। इससे निकल के मान क्या निकल के आएंगे, इससे मान निकल के ए बराबर क्या निकल के आएगा 1 आएगा और सी बराबर क्या आएगा -35 निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, इससे मान निकल के क्या आएगा, ये थोड़ा उस तरफ लिख दूँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ। ये देखिए इस तरफ लिख दे रहा हूँ, क्या मान निकल के आएंगे, तो मान निकल के आएंगे क्या क्या निकल के आएंगे, ए बराबर निकल के आएगा 1 निकल के आएगा और सी बराबर कितना निकल के आएगा, तो -35 निकल के आएगा। अब हमें देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ए का मान 1 है, जहाँ से भी बराबर है, तो ए बी सी के मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए। जो आप अभी समीकरण 1 माने थे उसमें आपको रखना है, क्या रखना है, इस समीकरण में आपको मान रखना है, क्या रखना है, मान रखना है। तो आपको करना क्या है, जो देख पा रहे हैं, लीजिए समीकरण 1 जो है इसमें आपको मान रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में ए बी सी के मान रखने पर ए बी व सी के मान, ठीक है, आप रख दीजिए। तो यह है बहुपद जो दे रखा है। तो पी एक्स बराबर, अब क्या है हमारा ए है, ए का मान क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 रख दीजिए और मल्टीपल एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। इसके पश्चात क्या दे रखा बी, तो बी का मान क्या निकल के आया था, 2 निकल के आया था, तो 2 और एक्स है तो एक्स लिख दीजिए। इधर देखिए सी का मान क्या निकल के आया, सी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है -35, तो -35 लिख दीजिए। द्विघात बहुपद हमारा प्राप्त हुआ x² + 2x और -35। इस तरह आपको हल करना है जो प्रश्न में कहा गया था। अब आइए हम इस सवाल को दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। कैसे हल करना है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो आपको दूसरी विधि से यदि हल करना है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर इसके पश्चात दूसरी मेथड से इसी सवाल को हल करके मैं दिखाता हूँ। चलिए अब आपको हल करना है। तो देखिए दूसरी मेथड से क्या करना है, दे रखा शून्य दे रखे हैं, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम प्रयोग करेंगे, हल कर लिखेंगे, सॉल्व दिया है लिखेंगे, क्या दे रखा है वो जो नोट दे रखा है प्रश्न में उसे नोट करेंगे, या तो फिर हम क्या करेंगे सवाल को भी मान करके चलेंगे, जो कुछ जरूरत होगी वो मानेंगे। तो मान करके चलेंगे, माना कि लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद या जिसके शून्य, माना कि द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है। तो जब अल्फा और बीटा हमने माना है और हमारे प्रश्न में शून्य दे रखे 5 और -7, तो हम मान करके चलेंगे कि जो अल्फा बराबर होगा वो 5 होगा और बीटा बराबर जो होगा -7 होगा। जी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसके पश्चात क्या करना है, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर नोट करेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हमें नोट करना है, तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो लिखेंगे हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से, क्या जानते हैं, तो जो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, हम जानते हैं कि
पी एक्स और बराबर क्या एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो आपको नोट करना है कोष्टक, और इसके बाद प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो आपको लिखना है, गुणनफल। आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। इसके पश्चात आपको करना क्या है, तो जो दे क्या क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो ये सूत्र है शून्यकों का शून्यकों की सहायता से द्विघात बहुपद हम प्राप्त कर रहे हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो क्या करना है आपको, शून्यकों का योग, तो दो शून्य लिखा है अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और प्लस यहाँ पर एक्स लिखना था, भूल गया थोड़ा सा, लिखे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक्स जे लिखना है और जे एक्स मैंने लिख दिया। शून्यकों का गुणनफल तो होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा होता है, जे आपको नोट करना है। इसके पश्चात एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या लिखा 5 लिखा है, तो 5 लिख दीजिए। और इसके बाद बीटा का मान क्या दे रखा था 7 दे रखा था, एक्स हो गया तो मल्टीपल के रूप में, गुणे के रूप में है। इसके बाद चार प्लस का साइन लगा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना 5 दे रखा है, जो आपके स्क्रीन पर है, तो आप 5 लिख दीजिए। बीटा का मान क्या -7 है, तो मल्टीपल आपको कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस आप घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, जो 2 आएगा माइनस का तो -2x होगा। इसके पश्चात इनका मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 35 निकल के आएगा। अब इसके बाद और हल कर दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस होगा 2x और इसका हो जाएगा -35, ये आपका द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। इस तरह आपको हल करना आसानी से। आपको मैं अच्छे एक एक तरीके से हल करवाऊंगा, एक एक विधि का उपयोग करते हुए, और जितना भी होगा अच्छी विधि का उपयोग करूंगा ताकि आपके समझ में। तो आपको जो भी विधि अच्छी लगे आप उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पी एक्स बहुपद हमारा प्राप्त हो गया, जो बहुपद हमने माना था, मान करके चले थे, शून्य माने थे, उसके शून्य के तहत हम इस बहुपद पर पहुंचे हैं। तो लिखेंगे दिए गए शून्य को का बहुपद, तो लिखेंगे अतः क्या निकालना है, अतः दिए गए शून्य क्या है, शून्य 5 और -7 का द्विघात बहुपद क्या निकल के आया है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -35 है। ये आपको लास्ट में लिखना है। इस तरह आपको हल करना है। 2 नंबर के प्रश्न में आता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम करके आपको स्लाइड को, जो है प्रश्न क्रमांक 10 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। तो ये आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं क्या दे रखा है, तो दे रखा है 10 नंबर प्रश्न में दे रखा है, तो अच्छी तरह से आप देख लीजिए। लिखा रैखिक समीकरण युग्म, तो कौन कौन से दे रखे हैं, 8x + 5y बराबर 9 एवं 3x + 2y बराबर 4 को हल कीजिए। इसका अर्थ है हल करने के लिए कह रहा है x y के हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है, सॉल्व लिखेंगे SOLVE और लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है अच्छी तरह से आप देख लीजिए और नोट करना है। यही प्रश्न में जो दे रखा है मैं लिख रहा हूँ। तो समीकरण दे रखे हैं, तो समीकरण लिखूंगा, समीकरण तो देख लीजिए आप, पहला समीकरण देख क्या दे रखा है 8x + 5y, इसके पश्चात बराबर में दे रखा है 9 दे रखा है। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, तो 3x लिखा है, 3x और प्लस 2y बराबर 4 दे रखा है। ये आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, ये 4 लिखा हुआ है। ये 2 समीकरण रैखिक समीकरण है। इसके पश्चात आप इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दूं जिससे हम सवाल को हल कर सकें। तो ये लीजिए मैं स्क्रीन को छोटा किए दे रहा हूँ, इस सवाल को थोड़ा इस तरफ ले करके जे मैंने किनारे में कर दिया। इसके पश्चात सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो एक एक करके हमें हल करना है। अब आइए हम दिखाते हैं आपको क्या करना है। इसको हम मान करके चलेंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे, समीकरण 1, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। इसके पश्चात आपको हल करना है, तो देख लीजिए अच्छी तरह से आप, सर्कल इसमें फिट कर दूं, जे लीजिए, दूसरा जे लीजिए, समीकरण 1 और 2 हो गए, आप देख पा रहे हैं। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इनको
आप विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से, क्या प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और ये x y के मान प्राप्त करेंगे। तो हमें करना क्या, सर्वप्रथम समीकरण 1 लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिखेंगे 8x + 5y और क्या लिखा है, बराबर 9 लिखा है। आप x में से किसी एक चर को आप पक्षांतर कर दीजिए और एक चर को आप इस तरफ रखे रहिए। तो मैं क्या करूँगा, 5y को उस तरफ ले जाऊँगा तो हमारा इधर रहेगा 8x, 9 वो उधर जाएगा 5y, तो ये हो जाएगा -5y हो जाएगा। x चर का निकालना है तो x से अलग कर देंगे 8 को, तो 9 - 5y अपॉन में आ जाएगा 8, तो ये हो गया। इसको समीकरण नाम 3 दे देंगे। क्या नाम दे देना, समीकरण 3 नाम दे देंगे। जय समीकरण इसको नाम 3 दे देंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। इसके पश्चात इसको हमने समीकरण नाम 3 दे दिया। इसमें सर्कल लगा दूं ताकि आप देख सकें। जो है समीकरण नंबर 3। इसके पश्चात आपको करना क्या है, जो x का मान निकल के आया, आप क्या करना है, इस वाले पद में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण, किस समीकरण में रखना है, तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ये ना लिखना हो तो ना लिखिएगा, लीजिए मैं मिटा दे रहा हूँ। समीकरण 2 में शब्द आप लिख दीजिए सिंपल सा और मान रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण ये 2 आप रख दीजिए। क्या लिखा है, दे रखा है 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दीजिए। और x का मान j तो पूरा उठा करके नोट कर दीजिए। क्या है 9 - 5y, तो 9 - 5y और अपान में कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 लिख दीजिए सिंपल सा। और क्या प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा दीजिए। और क्या लिखा, 2y लिखा, तो 2y लिख दीजिए। बराबर में कितना दे रखा, 4 दे रखा, तो मैंने 4 लिख दिया, नोट कर दिया। अब आपको हल कर देना सिंपल सा। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, देख पा रहे हैं। लीजिए इस वाले को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, ये लीजिए, ताकि हम सवाल को हल कर सके। अब देखिए अच्छी तरह से आप देखते जाइए एक एक करके। तो इसको हम क्या करेंगे, हल कीजिए थोड़ा सा। क्या करना है, अब 3 से 8 कट नहीं हो रहा है, तो 3 का मल्टीपल अंदर कर दीजिए, 3 का गुणा कर देंगे। किस में करेंगे, अंदर करेंगे 9 के साथ, तो 3 नाम हो जाएगा 27 माइनस 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 5 3 15y। और इसके बाद अपॉन में कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 लिख दीजिए। अब इसके पश्चात आपको प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन, 2y लिखा, 2y लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, जो लिखा 4 तो 4 लिख दीजिए। इसके बाद आपको हल करना है, क्या हल करना है, हल करना है एलसीएम लेना है। तो दोनों संग में एक साथ ले लीजिए, चाहे अलग अलग, तो आप ऐसे कीजिए संग में हल कर दीजिए। तो इसको क्या करेंगे, 8 का मल्टीपल 2 के साथ करेंगे 16 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ला रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करूँगा। और ये बार 2 थोड़ा सा मिटा दूंगा और सीधा सीधा लिख दूंगा, प्लस का साइन लगा दूंगा और इधर 8 और ये पूरी लाइन खींच दूंगा। ऐसे पूरा हो गया एक साथ, क्योंकि स्टेप नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा सही। इस 8 को आप पक्षांतर कर दीजिए, 4 के साथ मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 15y और 8y में से ये मान माइनस का, ये प्लस का आपस में घट जाएंगे, तो घटेंगे तो कितना होगा, 7y निकल गया आएगा, क्योंकि 8 7 15 होता है। 8 का मल्टीपल उस तरफ हो जाएगा तो कितना होगा, 8 छः 32 होगा। इसके बाद 27 को उस तरफ आप ले जाइए तो मान कुछ निकल के आएगा, क्या, तो आप 27 उस तरफ ले जाएंगे तो -7y और इधर आ जाएगा 32 माइनस 27। अब सिंपल सा करना क्या है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए तो आपका कुछ मान निकल के आएगा। घटाइए, ये हो जाएगा 12, 12 में 7 गई, 5 7 5 12 और ये होगा 2 और 2 0, तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। y का मान निकालना है, तो y का मान निकल के आएगा माइनस का 5/7, क्योंकि y से 7 को क्या कर दिए हैं, पक्षांतर कर दिए हैं, तो पक्षांतर कर दिए हैं तो सिंपल सा आपका ये मान निकल के आएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं, जी हाँ। अब क्या करना है आपको, इस y का मान आपको रख देना है, कहाँ पर रखना है, -5/7। तो y का मान उठा करके आप समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, तो x y का मान प्राप्त हो जाएगा।
समीकरण 3 में आपको रखना है, तो लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखना है। देख पा रहे हैं अच्छी तरह से आप, थोड़ा सा मैं बना दूं ताकि देखें कि हाँ समीकरण है। इसको बॉक्स में बंद कर दूं, जे लीजिए y का मान जे हमारा, और इसके बाद इसको थोड़ा सा सर्कल में बंद कर दूं, जे है समीकरण 3। देख पा रहे हैं अच्छी तरह से आप, जे आपको मैंने सॉल्व किया है, अच्छी तरह से देख लीजिए एक एक करके। तो y का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है। समीकरण क्या दे रखा है, x बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है x बराबर, और क्या दे रखा है 9, तो 9 लिख दीजिए, -5 दे रखा है 5 लिख दीजिए, मल्टीपल y का मान क्या निकल के आया था, तो y का मान निकल के आया था तो -5/7 निकल के आया था, जे मान निकल के आया था। तो आप क्या करना, अपॉन में भी 8 लिखना है तो अपॉन में भी 8 लिखना पड़ेगा आपको। इसके पश्चात आप हल कीजिए। तो देखिए आप लोग देख पा रहे हैं इसमें, यदि अगर मैं हल करूं तो देखिए यहाँ पर 9 था तो 9 लिख दिया, माइनस इसका और मतलब संख्याओं का गुणा होगा, ऊपर वाली 5 को 5 के साथ और माइनस के इस वाली माइनस के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/7 और अपॉन में भी 8 लिखा हुआ है तो 8 मैंने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा हल करना है, 7 के साथ गुणा कर दीजिए तो 9 7 63 हो जाएगा। अब 63 और साथ में आपको 25 जोड़ना है, तो यदि जोड़ेंगे 5 3 8 और ये 88 हो जाएगा, तो 88/7 और 7 नीचे आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा, क्या होगा x बराबर क्या निकल जाएगा 88 और बटे में जे 8 है और 7 नीचे आ जाएगा तो 8 7 56 हो जाएगा, जे x का मान निकल के आया। इसके बाद कट कर दीजिए, छोटा हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं 2 से कट करेंगे तो कितनी बार में जे हो जाएगा 44 और 2 से इसको कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 8 16 28। सिंपल सा देख पा रहे हैं, अच्छी तरह से आप देख लीजिए एक एक करके पूरा सवाल। तो ये हो गया और कट कर दीजिए तो 4 से हो गया 11 × 44 और 4 से इसको कट कर दीजिए 4 7 28, तो x का मान निकल के क्या आया, x का मान 11/7 निकल के आया। जी आप देख पा रहे हैं ये x का मान निकल के आया, तो x का मान निकल के आया तो आप इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, लीजिए ये है क्या है, x का मान 11/7 है। इसके पश्चात आपको करना क्या है, x का मान x y का मान हमें प्राप्त करना था तो निकल के आ गया है। अब हम लिख देंगे दिए गए रैखिक समीकरण के हल क्या क्या प्राप्त है, x बराबर 11/7 और y बराबर -5/7। इस तरह आपको हल करना है। तो अतः के रूप में आप लिख दीजिए, अतः यहाँ पर नोट किए दे रहा हूँ, जो है इधर लिखे दे रहा हूँ, अतः रैखिक समीकरण के हल x बराबर 11.7 और y बराबर क्या निकल के आया था -5/7 निकल के आया था। इस तरह आपको करना है। आइए अब प्रश्न क्रमांक 10 के अध्याय में क्या दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाने का प्रयास करूंगा। आपने अच्छी तरह से देखा इस प्रश्न को, मैंने हल किया है। आप विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। जितना भी सवाल है, किसी भी सवाल को आप अलग अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर जो मैंने मेथड का प्रयोग किया विलोपन से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस सवाल को मिटा रहा हूँ। इसको मिटा करके अब मैं प्रश्न क्रमांक 10 के अथवे को हल करवाऊंगा। चलिए आइए देखते हैं, एक एक करके सवालों को हल करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा स्लाइड को मैं बड़ी करके आपको जूम करके इस सवाल को, प्रश्न को दिखाने का प्रयास करूंगा बड़ा करके। तो ये दे रखा है अथवे के सवाल में, ये दे रखा है स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, सामने ही आपके सवाल है। प्रश्न क्रमांक 10 के अथवे का सवाल ये है, क्या दे रखा है, लिखा 2 रेल पटरियों समीकरण दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है x और +2y और +4 बराबर 0 दे रखा है। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x + 4y और -12 बराबर 0। यदि आपको न दिख रहा हो, द्वारा निरूपित की गई
निरूपित की गई हैं। क्या रेल की पटरियों एक दूसरे को कट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ये कह रहा है। तो आपने देखा होगा प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती, ये 3 रेखाओं के माध्यम से आपको बताना है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करके और स्लाइड पर जो दे रखा है तो उसको थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा और इस प्रश्न को लिखूंगा। इसी को जो मैंने लिखा हुआ समीकरण इसको थोड़ा सा मिटा दूं, ये है, इसको मैंने मिटा दिया स्लाइड से। अब सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल। तो लिखूंगा मैं सॉल्व, ये दे रखा है प्रश्न क्रमांक 10 के अथवे का सवाल है। किसका है? ये अथवे का है। आप देख पा रहे हैं ये लिखा है अथवे का प्रश्न, इसको हल करना है। देख क्या दे रखे, समीकरण दे रखे, तो लिखूंगा समीकरण, समीकरण कौन कौन से समीकरण दे रखा है? तो पहला दे रखा है, क्या दे रखा है? तो लिखा है यक्स। कौन कौन से समीकरण दे रखा है? यक्स प्लस 2y और -4 बराबर 0। फिर इसके बाद दे रखा है दूसरा समीकरण 2x प्लस 4y, तो 2x और प्लस में क्या दे रखा है? 4y दे रखा है, -12 दे रखा है और बराबर में 0 दे रखा है। समीकरण 2 हो गए। तो चलिए अब हम इसको हल करेंगे। तो इस स्लाइड को क्या करूँगा, हटा रहा हूँ, थोड़ा सा किनारे में ले जाऊँ। ये दे रखा है प्रश्न, इस तरफ मैंने रख दिया। अब इसको सभी से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए थोड़ा सा अब एक एक करके इन समीकरणों को हल करेंगे। तो पहले समीकरण 1 और 2 नाम दे दूँ, तो इसको मैं समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। इसको थोड़ा सा डिब्बे के अंदर बंद कर दूँ, देख पा रहे हैं? तो मैं इनको थोड़ा सा, यह है समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। देख पा रहे हैं समीकरण 1 और 2 हो गए। तो अब हम करना क्या है, इन दोनों समीकरणों की व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो लिखूंगा समीकरण, समीकरण 1 व समीकरण 1 की व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण है क्या? तो व्यापक समीकरण समीकरण 1 के लिए होगा a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, लीजिए बराबर 0, तथा तथा समीकरण, तथा समीकरण 2 की समीकरण 2 की व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या होगा समीकरण 2 के लिए? तो होगा a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर ये आपको लिखना है। इस तरह आप लिखेंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही a1 b1 और c1 c2 के मान प्राप्त हो जाएंगे तो आप तुलना कर दीजिएगा। तो हम तुलना कर रहे हैं, देख पा रहे हैं इस समीकरण की, समीकरण 1 की इस समीकरण से आपको तुलना करना है। तो देख पा रहे हैं x की x से तुलना की तो एक गुणांक a1 का गुणांक क्या निकल के आया? तो a1 बराबर निकल के आया, y निकल के आया, और y की y से तुलना की, b1 की 2 से तुलना की तो b1 बराबर 2 निकल के आया। अब देखिए c1 बराबर हो जाएगा आपका, क्या होगा, -4 होगा। और समीकरण 2 की और व्यापक समीकरण 2 से तुलना कीजिए तो a2 बराबर निकल के क्या आएगा? 2 निकल के आएगा। इसके पश्चात देख पा रहे हैं b2, तो b2 बराबर कितना होगा? 4 होगा, तो मैंने 4 लिख दिया। इसके पश्चात आप देख पा रहे हैं C2 क्या है आपके पास? जो तुलना करें तो -12 हो गया। अब देखिए आप आसानी से, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, संपाती पढ़ी होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं पढ़ी होगी और समांतर रेखाएं पढ़ी होगी। तो आप देख पा रहे हैं आसानी से अनुपात इनमें निकालेंगे, क्या होगा? a1/a2 b1/b2। तो देखिए a1/a2 तो 1/2 बराबर और 2/4 और बराबर 4/-4 और -12। सिंपल सा आप कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए और ये माइनस कट कर दीजिए, 4 से इसको कट कर दीजिए 3 बार, 4 × 9 4, 2 × 9 2, 1 आया और 2 दूनी 4। आप सिंपल से लिख दीजिए, क्या लिखना है? 1/2। और इधर से देखिए ये भी 1/2 निकल के आया और इधर देखिए माइनस कट गया था तो 1/3 निकल के आया, 4 × 3 12, 1/3। इसमें देखिए बराबर है और ये बराबर नहीं है, इसलिए कैसी रेखाएं हैं? तो ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। तो लिखेंगे
यह समांतर कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं हैं। तो जब भी समांतर रेखाएं होती हैं, प्राप्त होती हैं, तो समांतर रेखाओं के कोई भी हल नहीं होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः के रूप में लिखेंगे अतः, अतः, अतः रैखिक, अतः रैखिक समीकरणों, लिखना क्या है? लिखना है आपको अतः रैखिक समीकरणों, रैखिक समीकरणों, समीकरणों के कोई हल नहीं है, अतः कोई हल नहीं है। यह रेल की पटरियां, रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगे। ये उत्तर हल हो गया। इस तरह आपको हल करना था। पूछा गया था प्रश्न में कि रेल की पटरियां एक दूसरे को कट करेंगी कि नहीं करेंगी। मैं प्रश्न एक बार आपको फिर दिखाऊंगा, स्क्रीन पर आ जाइए। यह है पूरा प्रश्न, देख पा रहे हैं? ये है, चाहिए कहा गया था, देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। ये लिखा हुआ प्रश्न, दो रेल पटरियां समीकरण यदि रखे द्वारा निरूपित की गई है, क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को कट करेंगी कि नहीं, ये बताना था। तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इसलिए मैंने इसको क्या किया हूँ? लिख दिया हूँ। आसानी से देख पा रहे हैं, लिखा भी हूँ मैंने कि नहीं कट करेंगी, ये लिखा है, देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ। इस तरह आपको हल करना है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 11 सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 में अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूंगा, स्लाइड को, इसको मिटा करके अब प्रश्न क्रमांक 11 आपके सामने हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या दे रखा है? आइए देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 ये है, देख पा रहे हैं आप अच्छी तरह से? जी है, थोड़ा सा इसको जूम कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखा दूं। ये है प्रश्न क्रमांक 11 दे रखा है, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। लिखा है प्रश्न क्रमांक 11 में, लिखा है क्या दे रखा है? दे रखा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, और अथवा में दे रखा है एक घड़ी की सुई। तो पहले आपको 11 नंबर प्रश्न को हल करा के सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करूंगा। अब इसको किनारे में जे मैंने लगा दिया, इसके बाद अब सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो लिखूंगा सॉल्व, जे लिखेंगे दिया है, दिया है, मान करके चलेंगे, माना कि क्या पूछा गया? एक वृत्ताकार, तो माना कि वृत्त का केंद्र ओ है, जे मैंने मान लिया। फिर और क्या दे रखा है? वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र, थोड़ा सा लिखावट जरूर न समझ में आ रही होगी, लिखने का प्रयास करूंगा साफ साफ। माना कि वृत्त का केंद्र ओ है, जे। फिर क्या है? उसमें दे रखा है वृत्त की परिधि, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर दे रखी है, जो मैंने नोट कर दिया। हमें ज्ञात क्या करना है? तो आप लिख दीजिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पूछा गया प्रश्न में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखूंगा वृत्त के चतुर्थांश
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जे हमें ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगाना है, आपको लिखना है। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि प्रश्न में कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखा, तो मैंने नोट कर दिया। इसके बाद वृत्त की परिधि का सूत्र लिख दीजिए 2 पाई r, इससे आपको रेडियस प्राप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद आप वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल दीजिएगा। तो देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से 22/7 होता है। लिख दीजिए, रेडियस निकालना तो r लिखा रहने दीजिए, 22 लिख दीजिए। इसके बाद 22 से 22 कट कर दीजिए, ये कट हो गया आसानी से। इसके बाद रेडियस निकालना है, तो देखिए r जे हो गया। अब ये 7 उस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा, और ये भाग वाली संख्या गुणे में चली जाएगी, तो 7/2 हो जाएगा। ये सिंपल सा क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या निकल के आ गई। आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से त्रिज्या प्राप्त हो गई। तो हमने निकाला वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, तो हाँ जी जानते हैं। तो लिखोगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं 1/4 है, ये सूत्र होता है वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र। तो आप मान रखिए 1/4, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7 लिख दीजिए। इसके बाद रेडियस निकल के आइए, क्या है, 7/2। रेडियस की पावर 2 है, इसलिए 7/2 दो बार आपको लिखना है, सिंपल सा। अब आपको करना क्या है, देख पा रहे हैं 7 से 7 को कट कर देंगे, तो ये मैंने कट कर दिया। इसके बाद 2 से आप कट कर दीजिए, सिंपल सा। तो 2 से इसको कट करेंगे कितनी बार, 11 बार। इसके बाद अब क्या कट होगा इसमें, अब मुझे कुछ कट नहीं होते हुए दिखाई दे रहा, 11 का गुणा 7 के साथ कर दीजिए, तो 11 7 70 हो जाएगा। इस 4 का इस 2 के साथ मल्टीपल कर दीजिए, तो उत्तर आपको मिल जाएगा 11 7 70, और अपॉन में 4 दूनी 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। क्या निकाल के आएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है, 70/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जे इस तरह आपको हल करना था, आसानी से देख पा रहे हैं, मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व कराया है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 11 के अथवे का हल करेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, लीजिए इसको मैंने मिटा दिया, लीजिए मिटा रहा हूँ, मिट गया। इसके बाद आपको स्क्रीन थोड़ा सा जूम करके आपको इसी सवाल के अथवे को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रश्न क्रमांक 11 के अथवे का प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये लिखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना आसानी से। तो आपको हल करना है, आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करने का प्रयास करूंगा। तो ये मैंने छोटा कर दिया, इसको थोड़ा साइड में लगाऊंगा, तो ये मैंने साइड में लगा दिया। इसके पश्चात जो जो दे रखा पूछा गया हल करते जाइए, लिखते जाइए। तो लिखूंगा सॉल्व, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद अब लिखूंगा दिया है, क्या क्या दे रखा है ये आपको जरूरी होता है नोट करने, ताकि प्रश्न पता चलता है प्रश्न में क्या दे रखा है। हमने दे रखा घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, तो लिखूंगा घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी दे रखी है, आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 14 सेंटीमीटर मैंने नोट कर दिया। इसके पश्चात और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है। ये तो दे रखा ज्ञात करने में 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखूंगा ज्ञात करना है, ज्ञात करना में लिखना है ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना में नोट करना है।
5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल जे आपको ज्ञात करना है। अब आपको एक एक करके क्रमशः मैं हल करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। तो लिखूंगा प्रश्नांक 7, जे आपको डाल करके नोट करके लिखना है, जो कि प्रश्नांक 7 प्रश्न के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो आपको एक घड़ी का चित्र बनाऊंगा, इसके पश्चात सॉल्व कराऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर मैं घड़ी निर्मित करूंगा, थोड़ा सा वृत्ताकार होती है। तो वृत्त ये देखिए, कलर आपके स्लाइड पर मैं ब्लैक रेड से किए दे रहा हूँ। तो ये मान लीजिए आपके सामने वृत्ताकार घड़ी होती है, तो ये मैंने बना दिया, वृत्त बना दिया। इसके पश्चात आपको करना क्या है, छोटा जे देख लीजिए, इधर से एक जे हो गया और इस तरफ से एक जे हो गया। अब इसमें देखिएगा, एक एक करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप देख पा रहे हैं, तो इसमें नामांकित किए दे रहा हूँ। यहाँ पर 12 देखा होगा घड़ी पर, और इधर 3 देखा होगा, इधर 6 देखा होगा और इधर 9 देखा होगा। ये घड़ी के समय में होता है, वृत्ताकार घड़ी की हुई है। इसके अंदर वाला जो भाग है ये थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करूंगा। पहले थोड़ा सा समझा दूं आपको। तो देखिए, आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। तो ये चतुर्थांश कहलाते हैं, 1 2 3 4 4 चतुर्थांशों में डिवाइड है। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं मिटा दूं, लीजिए, इसको भी मिटा दूं, लीजिए। आप देख पा रहे हैं, इसमें वृत्त का केंद्र एक निर्मित कर दूं। तो मान लीजिए यह एक वृत्त का केंद्र है, वृत्ताकार घड़ी होती है, उसका केंद्र हो गया। और इधर से मान लीजिए एक सुई आपको मैं, जो घड़ी में सुई होती है आपने देखा भी होगा, तो घड़ी में सुई ये देख लीजिए, ये है एक घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है, ये हो गई इस मिनट वाली सुई। और आप देखे होंगे कि इसमें कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए इधर से मैं जो होगा एक वाला जहाँ पर स्थान होता है, फिर इसके बाद 2 होता है, जे इधर मान लीजिए 2 है। इस तरह आपके घड़ी में बने रहते हैं। और जे वाला 3 है आपके सामने, जे है 3 आपके सामने देख पा रहे हैं। एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर 1 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, 3 4 ऐसे आता है। तो पूछा क्या गया है, 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आप देख पा रहे हैं, तो ये स्लाइड ऐसी बनी होती है, तो ये यदि नीचे की ओर गए फिर इस तरफ का होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 12 से 1 के बीच में 5 मिनट घड़ी में होते हैं, ये इधर 5 मिनट होते हैं, और इस वाले में 10 मिनट हो जाते हैं, और इस वाले में 15 मिनट हो जाते हैं। आप सिंपल सा घड़ी में टाइम जब निर्धारित करते देख के ऐसा काउंटिंग किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो प्रश्न में कहा गया कि इसकी जो लंबाई दे रखी है मिनट वाली सुई की, वो दे रखी है कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये है 14 सेंटीमीटर जो इसकी लंबाई दे रखी है मिनट वाली सुई की। तो ये इसमें से आपको देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करूंगा, जो कि मैंने समझा दिया है। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, लीजिए, इसको भी ये देखिए। तो सिंपल सा ये मिनट वाली सुई की जो हाइट है ये 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहले हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि निकालें, 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालें। तो ये आप देख पा रहे हैं, जे वाला जो भाग बन रहा है, ये क्या है, त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड देख पा रहे हैं, इस तरह से एक त्रिज्यखंड बन गया। तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो 5 मिनट में, तो 5 मिनट में यही कहलाएगा 12 से 5 मिनट, और इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा। तो हमें एक किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल काउंट करना है। तो सिंपल से करेंगे क्या, जब हमें त्रिज्यखंड का कोण मालूम होगा, मतलब जे वाला कोण मालूम होगा, तो कोण कैसे प्राप्त होंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घड़ी इस तरफ से यदि सराउंडिंग करती है, वृत्ताकार घूमती है, तो इस वृत्ताकार घूमती है, तो जब पूरा घूमती है तो एक चक्कर लगाती है, तो कितना कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, जैसे इस तरह घूमती है तो 360 कोण होता है, 360 अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक चक्कर बराबर, एक चक्कर बराबर, एक चक्कर बराबर 360, ठीक है, डिग्री होता है। अब ये 360 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं, अंश लिखेंगे उसी को। अब ये एक चक्कर में 360 अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो ये घड़ी का कांटा जब घूमता है तो ये भी मिनट होते हैं। तो घूमा, तो इधर से सराउंडिंग किया, घूमा गिर, तो 5 से होते हुए 10 15 20 25 30 35 40 50 60। तो अब क्या होगा, 60 मिनट,
तो लिखूंगा 60 मिनट। 60 मिनट में कितना घूमी, 360 डिग्री कोण घूम गई। यह बात समझ में आई आपके अच्छी तरह से। तो चलिए आगे देखिए। तो जब ये 60 मिनट में 360, तो अब देखिए 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1 मिनट का निकालना है तो 60 को 75 कर दीजिए, या कहें कि कट कर दीजिए, सिंपल सा जे कट कर दिए। कितनी बार 6 अंश का कोण बना, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बना। पूछा गया प्रश्न में 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो अब 5 मिनट का निकाल लीजिए। तो 5 मिनट, 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश का कोण बनाएगा। तो ये हमारा कितना निकल के आया, 30 डिग्री कोण निकल के आया, किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, लीजिए अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, लीजिए इतना छोटा थोड़ा सा कर दिया मैंने, ताकि सवाल को हल कर सकूं आसानी से। ये देखिए अब आपको क्या करना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो लिखूंगा 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये बात समझ में आई अच्छी तरह से। ये बात यदि समझ में आ गई हो तो आगे सवाल को हल कर, चलिए देखते हैं। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। चलिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा करने का प्रयास करूंगा, फिर इसके बाद हल करूंगा। जे लीजिए ऊपर मैंने लगा दिया इसको, चलिए थोड़ा सा ये कट कर दूं, मिटा दूं, लीजिए अब हम हल करेंगे। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए थीटा का मान क्या निकल के आया, 30 डिग्री, तो 30 लिख दीजिए, और अपॉन में 360 है तो 360 लिख दीजिए। लीजिए मल्टीपल कर दीजिए, किससे मल्टीपल करना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, आप भी जानते हैं। अब इसके बाद और रेडियस अभी हमने निकाला भी था, रेडियस कितनी दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, जो सूर्य की लंबाई है। इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, ये देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको हल करना है, सॉल्व करना है। 0 से 0 आप कट कर दीजिए, और 3 से कट कर दीजिए इसको, 12 बार में 12 3 36, आप देख पा रहे हैं। 7 से इसको कट कर दीजिए, कितनी बार में कट करेंगे, 2 बार में। अब जो बचे आप मल्टीपल करके हल कर दीजिए आसानी से। तो देखिए अब इसमें से जो जो बचा है आप लिख दीजिए, क्या बचा है, ऊपर 22 2 और 14 बचा हुआ है, और अपॉन में अभी थोड़ा कट कर दीजिए तो और हल हो जाएगा। इसको आप 2 से कट कर दीजिए, 2 6 बार में हो जाएगा, 2 6 12। इसके बाद और छोटा कर दीजिए, 3 बार, 3 2 3 6, और 2 से इसको कट कर दीजिए, 11 आ जाएगा। अब इसके बाद जो बचा हुआ उसको मल्टीपल कर दीजिए, 11 बचा, 14 बचा, तो लिख दीजिए 11 गुणे 14, अपॉन में क्या बचा हुआ, 3 बचा हुआ, बाकी तो कुछ बचा हुआ ही नहीं है, तो लिख दीजिए 3। अब मल्टीपल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 11 4 44, हाँ से 4, 11 का 9 4, 11 का 9 11, और 11 4 15, 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर में दे रखा था, तो लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको हल करना था, इस तरह आपको हल करना था। प्रश्न क्रमांक 11 के अथवे को मैंने सॉल्व करा दिया। अब आइए प्रश्न क्रमांक 12 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूं, लीजिए पूरा मैंने मिटा दिया। अब आइए प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में देखिए क्या दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 12 में ये है आपके स्क्रीन के सामने प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 को थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से आपको दिखा सकूं। ये दे रखा है, क्या दे रखा है, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप एक एक करके देखिए। 12 नंबर लिखा है, लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की
छाया की लंबाई 28 मीटर है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, सिंपल सा। तो मैं एक चित्र के माध्यम से डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसको छोटा कर रहा हूँ और एक साइड पर इसको ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आप देख सकें और मैं आसानी से डायग्राम दो बनाऊंगा और इसके बाद हल करूंगा। तो चलिए हम, तो जैसा जैसा क्या गया कहा गया, तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाना है। तो जो स्तंभ बनाएगा, तो पहले थोड़ा सा समझा दूं। जो मान लीजिए एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, समझ पा रहे हैं। फिर जो क्या गया 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर, तो इसकी लंबाई 6 मीटर दे रखी है, ये आप देख पा रहे हैं। फिर ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ भूमि की छाया की लंबाई, मतलब जो भूमि की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर कहा गया जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर दे रखी है। तो उसी समय, तो जो है उसी समय की बात कर रहा है। जो मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है वो 28 मीटर है। अच्छा, मीटर में दे रखी है सभी। तो कहा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब जे ज्ञात करना है। इसमें दोनों दे रखे थे, इसमें ये नहीं दे रखा, छाया की लंबाई दे रखी है, सिंपल सा। तो ये इसको यदि अगर देख पा रहे हैं, उसी समय की बात कर रहा है। तो यदि अगर मैं डायग्राम की चर्चा करूं तो सिंपल सा डायग्राम बनेगा। तो देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटाने का प्रयास करूंगा, मिटा करके ही मैं इसको थोड़ा सा बनाऊंगा ताकि बन सके अच्छे से। तो चलिए अब मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं। तो ये मान लीजिए जे इस तरह का, अभी इसको जे लीजिए, इस पतला दिख रहा है तो थोड़ा सा मोटा कर दो, लीजिए। अब सही दिख रहा है जी। चलिए तो अब क्या करना है, थोड़ा सा इसमें एक और बीच से एक ड्रा कर दूं, मतलब दूसरे कलर से, जो ब्लैक किए दे रहा हूं। तो ऐसा बना हुआ है जी, ये देखिए। अब देखिए इसको भी थोड़ा डार्क कर दूं, लीजिए। अब देख पा रहे हैं इसमें क्या क्या कहा गया था वो आपको नोट कर दो। कहा गया था एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 6 मीटर, तो ये है स्तंभ, लिखे दे रहा हूं, स्तंभ जो है कितना दे रखा है 6 मीटर दे रखा है। तो मैं 6 मीटर नोट किए दे रहा हूं, 6 मीटर दे रखा है, जे दे रखा है, अच्छी तरह से आपको दिख रहा। फिर इसके बाद कहा गया है ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, तो ये दे रखा है भूमि, इस पर छाया की लंबाई दे रखा है 4 मीटर, ये है, सिंपल सा देख पा रहे हैं। इसको थोड़ा और जूम कर दो, ऊपर स्लाइड को ले जाओ, ये ठीक है। अब देखिए अब क्या कहा गया है, फिर कहा गया है उसी समय, मतलब जिस समय इसकी बात कर रहा है उसी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, उसी समय मीनार की छाया की लंबाई, तो जो मीनार है तो इसे मैं लिख दे रहा हूं मीनार, मीनार जो है कितनी इसकी हाइट दे रखी है, तो मीनार की छाया की लंबाई दे रखी कहा गया है। तो छाया मीनार है तो इसकी छाया इस तरह बने, तो ये टोटल कितनी दे रखी है 28 मीटर दे रखी है। आप समझ पा रहे हैं, पूछा क्या गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब यच जे ज्ञात करना है। तो इसको मान लूँ, ये मान करके चले या ना चले वो आपकी मर्जी। तो मैं इस पर नामांकित किए दे रहा हूँ ए बी सी और इसको डी नाम दिए दे रहा हूँ और इसको ई नाम दिए दे रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। चलिए कलर से थोड़ा सा कोण को इंगित कर दूं, चलो कोई बात नहीं। जे आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये दोनों त्रिभुजों में जे वाला कोण सेम है, बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, सर्वांग सम दोनों त्रिभुजों में सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या दे रखा है मीनार और ये स्तंभ की हाइट ऊंचाई, तो लिख देंगे और सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व दिया है। क्या क्या दे रखा है आप नोट कर दीजिए, माना
के स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है, तो 6 मीटर नोट कर दिया। और स्तंभ की छाया की लंबाई, इसमें मीनार की हाइट ज्ञात करना है। तो हम और क्या दे रखा है, तो हमने नामांकित करके रखा है। तो ये डी है, न देख पा रहा हो तो ये लीजिए। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, इसमें डी ई और डी ई कितना दे रखा है, 4 मीटर। और क्या दे रखा है, बी ई दे रखा है, बी ई दे रखा है 28 मीटर दे रखा है, देख पा रहे हैं यहाँ स्लाइड पर। तो अब हमें करना क्या आसानी से, तो दो त्रिभुजों को पहले सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, क्योंकि इसमें हमें दो उसी समय की बात कर रहा है, दो त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहे होंगे। कौन कौन से, तो दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज, एक त्रिभुज जे वाला और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो ए बी ई त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए और बी ई। दूसरा त्रिभुज सी डी ई, समझ में आई बात। इसमें क्या क्या बराबर है आप देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि जे वाले कोण दोनों के 90 डिग्री और जे वाला कोण दोनों कॉमन है, सिंपल सा। तो इसको एंगल 1 नाम दे दूं, एंगल 1, इसको नाम दे दूं एंगल 2 और इसको नाम दे दूं एंगल 3। तो लिखूंगा एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो ये क्या, प्रत्येक कोण 90 का। तो यहाँ पर लिखूंगा प्रत्येक कोण 90। इसके बाद आप देख पा रहे हैं एंगल 3 जो दे रखा है, एंगल 3 और एंगल 3 ये क्या है, दोनों कोण मतलब उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण देख पा रहे हैं आप, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए। तो किसी भी दो त्रिभुज लें और दो त्रिभुजों को यदि कोण बराबर हो तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी और ई समरूप होगा, क्या होगा, समरूप होगा। तो समरूप का चिन्ह ये है, त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज लगाना भूल गया था, सी डी ई क्या है, किस नियम से, तो एंगल नियम से। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब बराबर होते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं क्योंकि स्थान की जरूरत पड़ेगी, इसको लीजिए किनारे में कर दिया, आप देख पा रहे हैं। तो अब इनमें ये समरूप हो गया, सर्वांग समता नहीं समरूप है, ये समरूप का साइन लगा हुआ है, तो ये समरूप है। तो अब हम क्या है, संगत भाग इनके त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, मतलब कहने का अर्थ है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर नहीं, अनुपात में होगी, सॉरी अनुपात में होगी। और इसमें जे वाली भुजा इस वाली भुजा के अनुपात में होगी और जे वाली भुजा इस वाली भुजा के अनुपात में होगी। ये बात आप समझ कर, क्योंकि दो त्रिभुज थे। तो अब हमें इसमें देख पा रहे अच्छी तरह से, इस त्रिभुज का जे वाला दे रखा था भुजा और ये बी ई दे रखा था, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा में अनुपात निकाल लेंगे तो आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ए बी अनुपात हो जाएगा सी डी के, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिखूंगा ए बी अनुपात किसके, सी डी के, और बराबर बी और डी जे अनुपात हो गया, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, मतलब अनुपात में होती हैं, ये अच्छी तरह आप जानते हैं। तो आप मान रख करके देख लीजिए, ए बी क्या है, एच है, तो एच हो गया। सी डी कितना दे रखा है, सी से डी जे 6 दे रखा है, बराबर में बी ई कितनी दे रखी है, बी ई 28 दे रखी है, और इसके बाद डी ई कितना दे रखा है, और डी ई 4 दे रखा है, आप देख पा रहे हैं। सिंपल सा कट कर दीजिए, 4 7
28, 7 बार में कट हो गया। इसके बाद आप तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो 6 का गुणा कीजिए 7 के साथ, यहाँ पर 1 बचा और ये 7 बार कटा, तो यच बराबर 7 42। तो क्या निकल के आया? 42 मीटर निकल के आया। क्या निकल के आया? जो कि पूछा गया था, क्या पूछा गया था? मीनार की ऊंचाई बताइए। तो अब लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितनी निकल के आई? मीनार की ऊंचाई हमारी 42 मीटर निकल के आई। यही हमें हल करना था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।